लेक्चर 5 चैप्टर 1 कूलम्ब्स लॉ। अभी कूलम जो है उसने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दिया था। अभी पॉइंट चार्जेस अगर हम देखें तो वो क्या होते हैं कि जब हमारे पास कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका जो साइज है वो अगर उनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में कम हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। अभी कुलम जो है उसने यही दो पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स के लिए स्टेटमेंट दिया था एंड ये स्टेटमेंट जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, कुलम्स लॉ। तो कुलम ने ये जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उसका कहना क्या था कि कोई भी दो जो पॉइंट चार्जेस है उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्या कि हमारा कोई भी दो पॉइंट चार्ज है ना, उसके बीच में डिस्टेंस होगा तो उस डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या लिखा था कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा एंड एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यानी जैसे यहाँ पर देखें हम कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है तो ये दोनों चार्जेस का बीच का ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, इसीलिए ये ऐसा है कि एक जब कम होता है तो दूसरा बढ़ेगा एंड अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ओके सो यहाँ पर कि जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम वे जो दोनों चार्जेस है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये चार्ज हो सपोज हमारा Q1, ये हो Q2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर ये बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगा एंड ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो F है वो क्या, Q1 Q2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड R स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी ये जो हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है, अगर हमें इसमें इक्वल टू का साइन रखना है एंड ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाना है तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट डालने के लिए सपोज हम क्या कांस्टेंट डालते हैं, k। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, F इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये जो k है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। Q1 एंड Q2 जो है वो दोनों हमारे पॉइंट चार्जेस है एंड जो R स्क्वायर है वो हमारे दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ये पता चल गया, ये फॉर्मूला याद रहेगा, स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगा। जैसे देखो दो पॉइंट चार्जेस है तो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड दोनों का जो पॉइंट चार्ज का प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी k का अगर हम वैल्यू देखते हैं तो k का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अभी यहाँ पर सपोज हम वैल्यू लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है Q1 एंड Q2 उसका वैल्यू हो 1 कूलम के जितना एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, 1 मीटर। यानी ये जो है ये भी 1 कूलम हो, ये भी 1 कूलम हो एंड हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो हो 1 मीटर के जितना। तो ऐसे टाइम पे अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे कि k की जगह पर ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ जाएगा। Q1 एंड Q2 दोनों का ही वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 एंड R डिस्टेंस भी क्या है, 1 है तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 का स्क्वायर। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई भी वैसे ही रहेगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो हमें फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यानी कि जब चार्ज एंड हमारा जो डिस्टेंस है वो दोनों ही अगर 1 होगा तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो k के इक्वल होगा। यानी कि जो फोर्स का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ओके, इसके अलावा हम k जो है, k का नॉर्मली हम एक वैल्यू यूज करते हैं जो कि क्या है हमारा, k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी हमारा एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी यहाँ पर कि ये जो एप्सिलॉन नॉट का अगर ऐसा यूनिट्स में हम वैल्यू देखें तो वो वैल्यू हमारा क्या आता है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अभी यहाँ पर कि ये जो है हमारा क्या है कि k है एंड यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो रेसिप्रोकल के हिसाब से सोच सकते हैं कि ये जो है यहाँ जाएगा तो k कहाँ नीचे आएगा। सो इसीलिए उन दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो देखो रेसिप्रोकल के हिसाब से ही है, ठीक है। कि जैसे k का जो है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर
एंड एप्सिलॉन नॉट का क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा परमिटिविटी है, बस ये याद रखना है, ये कांस्टेंट है। एंड वैक्यूम के लिए या यू कैन से फ्री स्पेस के लिए जो हमारा ये परमिटिविटी का वैल्यू है वो फिक्स होता है। बाकी मीडियम के हिसाब से इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है, बट मीडियम के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। एंड के का वैल्यू जो है हमारा कि 1/4πε0। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जैसे, तो हमें जो फोर्स का वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 लिख देंगे, लाइक के है उसकी जगह 1/4πε0। एंड देन क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r²। तो यहाँ पे हमें फोर्स का वैल्यू लाइक के का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें जो है वो फोर्स का वैल्यू ऐसा मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा ये यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बना वो सेम फॉर्मूला ही यहाँ पर है कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ K का वैल्यू पुट किया है। तो हमारे पास इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दो है, एक तो फोर्स के लिए ये फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई r², एंड जो दूसरा है वो ये है जहां पर K का वैल्यू पुट किया है कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये हमने कूलम का लॉ देखा। अभी इसी लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि कूलम के लॉ का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो क्या था कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r²। अभी वेक्टर फॉर्म में क्या कि अगर सपोज हमारे पास चार्जेस है तो हम उसका डायरेक्शन भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, एंड ये दोनों जो चार्ज है वो उनके वेक्टर्स है r1 एंड r2। तो ये हो गया हमारा Q1, उसका वेक्टर हो गया r1, ये है Q2, उसका वेक्टर है r2। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, कि जैसे Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, सेम वे Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। अभी यहाँ पर वो चार्जेस कैसे टाइप के हैं उसके हिसाब से उनका फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अभी जैसे यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर क्या होगा कि ये हम R12 के हिसाब से भी देख सकते हैं एंड R21 के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये R12 एंड 21 कैसे होते हैं कि लाइक हम Q2 का फोर्स Q1 पे देख रहे हैं या फिर हम Q1 का फोर्स Q2 पर देख रहे हैं। तो हमें पता है कि दोनों ही जो है एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो 1 बाय 1 दोनों का फोर्स फाइंड करते हैं। तो जैसे कि Q1 पर जो फोर्स लग रहा है, लाइक Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, F12। सेम वे जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, F21। तो यहाँ पर क्या है, जैसे F12, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Q1 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा कौन रहा है, 2। तो यहाँ ऐसे कि जिस जो फोर्स लगा रहा है वो पीछे आएगा, जिस पे लग रहा है वो आगे आएगा। तो यहाँ पर F12 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 वाला है वो 1 वाले पे फोर्स लगा रहा है। एंड सेम वे अगर हमारे पास हो 2 1, यानी क्या कि जो 1 वाला चार्ज है वो 2 वाले पर फोर्स लगा रहा है, ये इस तरीके से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ये F12 है, यानी कि क्या कि Q2 वाला जो है वो 1 वाले पे जो फोर्स लगाता है, एंड F21 है यानी कि जो 1 वाला है वो 2 वाले पे जो फोर्स लगा रहा है। तो इसके हिसाब से डायरेक्शन भी हमारा चेंज होगा, कि जैसे वेक्टर जो है, एक तो हमारा वेक्टर जो है वो क्या आ सकता है, 1 to 2 आ सकता है। तो अगर हमारा वेक्टर 1 to 2 है तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, R21। एंड अगर हमारा 2 to 1 वेक्टर आता है तो वो हम कैसे लिखते हैं, R12। ओके, कि लाइक स्टार्टिंग से एंडिंग के हिसाब से। अभी यहाँ पर R21 है तो वो क्या होगा, R2 माइनस R1, एंड ये R12 है तो ये क्या होगा, R1 माइनस R2। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन जो है वो हमें यूनिट वेक्टर से मिलता है। अभी यूनिट वेक्टर नॉर्मली तुम लोगों का ऐसे टाइप का फॉर्मूला आता है, यूनिट वेक्टर जैसे एन कैप इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वेक्टर एन अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, एंड यूनिट वेक्टर किसी का भी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूज में आता है। तो यहाँ पर भी हम ये जो दोनों फोर्स है इसके हिसाब से यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक तो हमारा क्या होगा, R12 एंड एक होगा R21। अभी R21 के हिसाब से अगर यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर हम कैप लगाते हैं कि यूनिट वेक्टर में कैप आता है, तो ये क्या हो जाएगा R21 कैप, एंड ये क्या हो गया R12 कैप। ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है
तो यहाँ पर ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये भी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अभी कूलम का जो लॉ अगर हम देखें दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कि लाइक Q1 एंड Q2 है एंड उन दोनों के वेक्टर्स R1 एंड R2 है एंड ये दोनों के बीच का अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो हमने देख लिया कि दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं, एक 1 का 2 पर एंड एक 2 का 1 पर। तो ये दोनों फोर्सेस फाइंड करते हैं। तो सपोज हमारा जो फोर्स है वो हम पहले कौन सा फाइंड करते हैं, F21 यानी क्या 1 वाला 2 वाले पे जो फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स अगर हम फाइंड करते हैं फॉर्मूला सेम आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बस वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो K यानी K का वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2। अभी ये फोर्स कौन सा है 21, इसीलिए यहाँ पर जो आएगा वो हमारा क्या है R21 स्क्वायर, बट वेक्टर में साथ में यूनिट वेक्टर भी आता है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा R21 कैप। अभी यहाँ पर कि ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू अगर हमें पुट करना हो तो यहाँ पर कि जैसे R21 है तो वो क्या होगा वेक्टर R21 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R21 एंड यहाँ पर साथ में हमने R21 का वैल्यू फाइंड करके भी रखा है कि R21 जो है वो हमारा होता क्या था R2 माइनस R1। तो इसके हिसाब से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसा Q1 Q2 का Q1 Q2 R21 है तो वो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया R2 माइनस R1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर यूनिट वेक्टर यानी पहले वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर के लिए क्या कर दिया R21 माइनस R1 अपॉन में मैग्नीट्यूड में R2 माइनस R1। ये हमने किसके लिए फाइंड किया है F21। सेम चीज हम किसके लिए फाइंड कर सकते हैं F12। बस यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या आएगा कि ये जो है हमारा Q1 Q2 एंड K का वैल्यू जो है वो तो सेम का सेम रहेगा, यहाँ पर भी K का वैल्यू एंड Q1 Q2 तो सेम का सेम ही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ फर्क आएगा वेक्टर का कि वेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा F12 है तो जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा R12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 स्क्वायर एंड यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर लगेगा वो भी क्या हो जाएगा R12 कैप। तो यहाँ पे कि जैसे R12 है तो R12 का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, वो क्या है हमारा R1 माइनस R2। तो इसीलिए यहाँ पर जहां पर R12 स्क्वायर है वहां पर हमने क्या डाल दिया R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर यूनिट वेक्टर है तो सेम चीज कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बट R12 है R12 का वैल्यू है तो वो वैल्यू ही डायरेक्ट पुट करते हैं। तो क्या R1 माइनस R2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। तो ये हमें F12 वाला मिला, ये जो मिला है वो क्या है F21 वाला। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर K का वैल्यू है लाइक दोनों में सेम ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 दोनों में सेम ही है। फर्क सिर्फ यहाँ आ रहा है, देखो जैसे ये क्या है R2 माइनस R1 है जबकि यहाँ पर क्या है R1 माइनस R2, दोनों इंटरचेंज आ रहे हैं। यहाँ पर भी सेम चीज ही तो है R2 माइनस R1 है बट यहाँ पर R1 माइनस R2 है। अगर हम एक में से माइनस कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस कर दे इन द सेंस यहाँ पर हम एक माइनस ला देते हैं तो फिर क्या होगा ये जो हमारा R2 माइनस R1 है ना तो ये भी सेम हो जाएगा कि लाइक अगर माइनस निकाल लेंगे तो फिर R2 माइनस R1 जो है उसके हिसाब से ही इसको भी लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2 को हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं अगर माइनस निकाल ले, क्योंकि अगर माइनस निकालेंगे तो ये जो माइनस वाला है वो प्लस के हिसाब से आएगा एंड ये प्लस वाला जो है वो माइनस के हिसाब से आएगा। तो इस ब्रैकेट को इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि F12 इक्वल्स टू F21 माइनस, बट माइनस यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना इसमें माइनस इस वाले में से निकाला है, ठीक है। तो ये क्या कि दोनों फोर्सेस जो है वो कैसे होंगे सेम टाइप के ही होंगे, मतलब Q1 जो है वो Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है एंड Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ऐसा हम किससे बता सकते हैं, ये साइन से। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कूलम का लॉ है वो एक्चुअल में न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो रिएक्शन होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो यहाँ पर भी तो सेम हुआ कि यहाँ पर दोनों का फोर्स जो है वो तो इक्वल है बट ये साइन की वजह से हम क्या बोल सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है अपोजिट। तो ये भी तो सेम ही हुआ कि जो फोर्स है वो क्या है इक्वल एंड अपोजिट। ये हमारा कूलम का लॉ था वेक्टर फॉर्म में, बट यहाँ पर हमने सिर्फ दो चार्जेस लिए। सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हो, लाइक चार्जेस का एक पूरा सिस्टम हो और ऐसे के लिए अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए फोर्स फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम है लाइक कि चार्ज बहुत सारे हैं
तो वहां पर अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी फोर्सेस है वो सारे फोर्सेस का सम एक रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास हमने जो सिस्टम लिया है वो 3 चार्ज वाला सिस्टम है कि जैसे यहाँ पर Q1 वाला चार्ज, Q2 वाला चार्ज एंड Q3 वाला चार्ज। एंड इन तीनों के वेक्टर्स भी हमें दिए हैं कि Q1 के लिए जो वेक्टर है वो क्या है R1, Q2 के लिए जो वेक्टर है वो क्या है R2 एंड Q3 के लिए जो वेक्टर है वो क्या है R3। तो यहाँ पर कि जैसे ये हमें अगर 1 वाले चार्ज पर फोर्स फाइंड करना है तो 1 वाले चार्ज पर फोर्स दो जगह से लग रहा होगा। एक तो ये 2 वाला चार्ज जो है वो भी फोर्स लगा रहा होगा एंड जो 3 वाला चार्ज है वो भी फोर्स लगा रहा होगा। तो ये दोनों चार्जेस मिलकर इस पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या इन दोनों की वजह से लगने वाले फोर्स का सम होगा। जैसे यहाँ पर कि ये Q1 वाला है एंड 2 वाला 1 वाले पर फोर्स लगा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे F21 की 2 वाला 1 वाले पर फोर्स लगा रहा है तो ये फोर्स लगी यहाँ से यहाँ ऐसे हमें मिला। सेम वे ये 3 वाला 1 वाले पर फोर्स लगाएगा कि लाइक 3 वाला 1 वाले पर फोर्स लगा रहा है तो वो चलो फोर्स ऐसे मिल रहा है तो ये क्या F13 मिला। अभी हमें तो फाइनल फोर्स फाइंड करना है तो ये दोनों वेक्टर से वेक्टर एडिशन के हिसाब से हमें फर्स्ट वाले का फाइनल फोर्स जो है वो F1 मिल सकता है। अभी इसी को हम ये कूलम के हिसाब से देखें तो क्या होगा हमारा कि ये जो है F12 वाला फोर्स पहले, तो चलो F12 वाला है तो क्या फॉर्मूला जो था सेम आएगा K Q1 Q2 12 है तो क्या R12 स्क्वायर इंटू में R12 कैप। सेम वे F13 वाला फाइंड करते हैं तो 13 वाले के लिए सिर्फ क्या चार्जेस कौन से आएंगे 1 वाला एंड 3rd वाला चार्ज आएगा यानी कि क्या K Q1 Q3। यहाँ पर देखो Q2 था क्योंकि वो दो नंबर वाले चार्जेस के बीच का फोर्स था। यहाँ पर Q3 लिया है क्योंकि ये Q1 एंड Q3 दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन में R13 स्क्वायर इंटू में R13 कैप। एंड इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा फाइनल फोर्स होगा फर्स्ट वाले चार्ज पर लगने वाला। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि F12 प्लस F13 तो हमें फाइनल Q1 वाले पर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे F12 का जो वैल्यू मिला वो डाला, F13 का जो वैल्यू मिला वो डाला, दोनों ही वैल्यू यहाँ से ही डाले हैं, दोनों का प्लस किया। ठीक है, तो ऐसे हम मल्टीपल चार्जेस के लिए फाइंड कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 चार्जेस है उसके हिसाब से फाइंड किया। बट सपोज कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो, n नंबर ऑफ चार्जेस हो और फिर हमें सपोज Q1 वाले के लिए फोर्स फाइंड करना हो तो सारे जितने भी इंडिविजुअली Q1 पे फोर्स लगे रहे उन सबका प्लस करेंगे। जैसे 2 3 4 5 ऐसे n नंबर तक जितने भी चार्जेस है वो सारे Q1 पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या कि जैसे और सबका प्लस करेंगे वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो F1 हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा एंड ये F1 हमें कैसे मिलेगा तो बाकी के जितने भी फोर्सेस है उन सब के प्लस से मिलेगा। जैसे F12 F13 F14 ऐसे कंटिन्यूअसली हमारा सपोज n चार्ज है तो हम कहाँ तक जाएंगे 1n तक जाएंगे कि चलो देखो यहाँ पे F1n तो ये हमें बहुत सारे चार्जेस के लिए मिला। अभी यहाँ पर सिर्फ क्या करना है वैल्यूज पुट करने की F12 है तो क्या होगा K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। सेम यहाँ पर 13 है तो जो दो चार्जेस होंगे वो क्या Q1 एंड Q3 होंगे, 13 है तो R13 आएगा। सेम वे 14 है तो ये सारी चीजें सेम होगी बट यहाँ जो चार्जेस है वो हम क्या लिखेंगे Q1 Q4 अपॉन में 14 है तो R के लिए भी क्या लिखेंगे 14 का स्क्वायर इंटू में 14 कैप। ऐसे कंटिन्यूअसली जितने होंगे सबको ऐड करते जाएंगे। फिर nth नंबर वाला आया तो nth नंबर वाले के लिए भी सेम कि यहाँ पर 1n है तो दो चार्ज होंगे एक तो Q1 एंड Qn तो K Q1 Qn अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1n है तो R1n स्क्वायर इंटू में R1n कैप। इस तरह से मिल जाएगा। अभी यहाँ पर हम देखें तो K जो है वो सब में है लेकिन सारे टर्म्स में हमारा K होगा तो उस K को कॉमन निकाल सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर K को बाहर निकाल लिया बट हमें पता है कि K का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/4πε0। तो यहाँ पर हमने K की जगह पर डायरेक्ट लिख दिया 1/4πε0। अभी जब हमने K को निकाल लिया तो यहाँ पर बचा क्या है तो कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू में R12 कैप। तो यहाँ पर वही है प्लस ये सेकंड वाले पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी K निकल गया तो बचा क्या होगा Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू में R13 कैप। सेम ऐसे जितने हैं सब में करते जाएंगे एंड लास्ट में सपोज ये वाला है तो K निकल गया है तो बचा क्या होगा Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू में R1n कैप। तो यहाँ पे ये सेम चीज ही तो है।
अभी बट यहाँ पर और भी ज्यादा अगर हम देखें तो Q1 जो है वो सब में है, जैसे कि Q1 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 ऐसे सब में Q1 है, यहाँ पर भी Q1 एंड तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि Q1 को भी कॉमन निकाला, पहले सिर्फ K को निकाला था, अभी हम साथ में Q1 को भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Q1 अपॉन में 4πε0। अभी अगर Q1 निकल गया तो बचा क्या होगा, जो बाकी वाले चार्जेस है सिर्फ वही बचे होंगे, बाकी वाले चार्जेस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर है 1 निकल गया तो बचा क्या Q2 अपॉन में क्या हो गया R12 स्क्वायर इंटू में R12 कैप। सेम वे 3 वाले के लिए भी ये K निकल गया था, Q1 निकल गया था तो 3 बचा होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया Q3 अपॉन में R13 स्क्वायर इंटू में R13 कैप, ऐसा ही लास्ट तक होगा। अभी जैसे यहाँ पर कि हमारा Q1 भी निकल चुका है तो यहाँ पर बचा क्या है सिर्फ Qn, तो क्या आ जाएगा Qn अपॉन में R1n स्क्वायर इंटू में R1n कैप। तो ये हमें मल्टीपल चार्जेस के लिए फॉर्मूला मिल सकता है रिजल्टेंट फोर्स के लिए। बट अगर हमें इसके लिए सपोज कोई भी जनरल फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, तो चलो जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे यहाँ पर Q1 अपॉन 4πε0 है तो यहाँ पर हो गया हमारा Q1 अपॉन 4πε0। अभी यहाँ पर देखो हमें पता है कि सबका क्या है प्लस, अभी प्लस के लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं, वो क्या है सिग्मा। चलो तो सिग्मा हम डाल देते हैं। फिर जैसे यहाँ पर हमारा सब जगह Q है बट क्या है Q का नंबर चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर Q2 है Q3 है बाद में Q4 होगा Q ऐसे कंटिन्यूअसली Qn तक है, तो Q का नंबर चेंज हो रहा है तो Q के नंबर के लिए हम क्या कर देते हैं सपोज Q एंड चेंजिंग नंबर के लिए हम I डाल देते हैं। फिर यहाँ पर भी जैसे हमारा क्या है R12 R13 R1n, तो 1 तो सब में है ही बट पीछे नंबर चेंज हो रहा है जैसे 2 3n एंड इधर ध्यान से देखें तो ऊपर जो नंबर है ना नीचे वही नंबर है, यहाँ पर Q2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, यानी कि ऊपर जो नंबर है वही तो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ऊपर चेंजिंग नंबर के लिए क्या डाला था I, तो नीचे भी तो I ही डाल देते हैं। यहाँ पर क्या था हमारा, तो जैसे R1 लाइक ऐसे सब में 1 तो है ही तो 1 तो वैसे का वैसा रख देते हैं। फिर यहाँ पर जो दूसरा वाला नंबर है वो ये चेंजिंग नंबर के हिसाब से आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या डाल दिया I, तो क्या आ गया कि R1I स्क्वायर इंटू में यहाँ पर भी तो सेम चीज होगी, देखो यहाँ पर जो नंबर है वही यहाँ पीछे है, यहाँ जो है वही पीछे है, तो इसीलिए यहाँ पर भी सेम चीज कर देते हैं कि इंटू में R1I कैप। तो अभी ये I क्या है, तो I हमारा चेंजिंग नंबर, हमें जहां से जहां तक नंबर्स दिए हैं उतने वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि चलो I, बट हमारा I जो है ना वो शुरू कहाँ से हो रहा है, हमारा I शुरू 2 से हो रहा है क्योंकि 1 तो यहाँ पर है एंड 1 पर लगने वाला फोर्स तो फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए वो तो नहीं आएगा तो 2 से आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है I का वैल्यू क्या डाला 2 से कहाँ तक, हमें पता है कि लास्ट वाला नंबर n है तो n तक आएगा। अभी तुम्हें कोई भी अगर सेपरेट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे 4 5 ऐसा, तो n की जगह क्या आ जाएगा, हमारा जो नंबर दिया है वहां तक के लिए हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला भी हो गया कि यहाँ पर ये सिग्मा क्यों है, सिग्मा ये सब ऐड हो रहे हैं, लाइक कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज आएगी वो सारी ऐड हो रही होगी ऐसा दिखाने के लिए है। तो ये हमारा एक ऐसा फॉर्मूला होगा। ये कुलम का लॉ है जो कि वेक्टर के फॉर्म में है एंड ये नीचे की अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है तो बहुत सारे चार्जेस के लिए अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो वो है।